गर्दन एक सीध में, एक साथ एक स्वर में अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बोल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। चलिए पीडीएफ ओपन करेंगे सभी लोग। पेज नंबर देखेंगे। फिफ्टी नाइन एक मिनट बस स्टार्ट करेंगे। सरोज जी ओपन करें। जी आयोडीन 131 रेडियो समस्थानिक चिकित्सा में अति सक्रिय थायराइड ग्रंथि के कार्य को शक्ति के साथ रोकने का एकदम से नष्ट करने के लिए एक बार के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन 131 मुंह के जरिए दिया जाता है। गोली या तरल द्वारा आपादान कारक उपचार के लिए इस रेडियोधर्मी आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग नैदानिक रेडियो आयोडीन 123 की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जिसका जैविक अर्ध जीवन 8.13 घंटे होता है। आयोडीन 131 जो भी बीटा कणों को समाप्त करता है, जो सीमित क्षेत्र में ऊतकों के लिए कहीं अधिक नुकसानकारी है, का लगभग 8 दिनों का अर्ध जीवन होता है। जिन रोगियों पर पहली खुराक का असर नहीं होता, कभी कभी उन्हें रेडियो आयोडीन की अतिरिक्त बड़ी खुराक दी जाती है। इस इलाज में आयोडीन 131 को थायराइड में सक्रिय कोशिकाओं द्वारा उठा लिया जाता है और उन्हें नष्ट कर देता है। थायराइड ग्रंथि को ज्यादातर या पूरी तरह से निष्क्रिय बना देता है। चूंकि थायराइड कोशिकाओं द्वारा आयोडीन को बड़ी सरलता से उठा लिया जाता है, हालांकि अनन्य रूप से नहीं, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अति सक्रिय थायराइड कोशिकाओं द्वारा और भी अधिक सरलता से उठाया जाता है।
विनाश स्थानीय स्तर पर होता है और इस चिकित्सा के व्यापक दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। 50 वर्षों से रेडियो आयोडीन अंशोच्छेदन का प्रयोग हो रहा है और इसका उपयोग नहीं करने की एकमात्र बड़ी वजह है गर्भावस्था और स्तनपान। स्तन के ऊतक भी आयोडीन को उठा लेते हैं और समाहत करते हैं। एक बार जब थायराइड ग्रंथ निष्क्रिय बना दी जाती है तब शरीर की थायराइड हार्मोन की मात्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिदिन मुंह के जरिए प्रतिस्थापन हार्मोन चिकित्सा आसानी से दी जा सकती है। हालांकि एक विषम अध्ययन की टिप्पणी है कि अति गलग्रंथिता के लिए रेडियो आयोडीन इलाज के बाद कैंसर की घटना में वृद्धि देखी गई। अति गलग्रंथिता के लिए रेडियो आयोडीन उपचार का प्रमुख लाभ यह है कि औषधि चिकित्सा की तुलना में इसमें सफलता दर बहुत अधिक है। रेडियो आयोडीन की खुराक के चयन और इलाज किए जा रहे रोग ग्रेव्स रोग बनाम विषाक्त गंड बनाम गर्म ग्रंथिका आदि पर निर्भर अति गलग्रंथिता के निश्चित समाधान की सफलता दर 75 से 100% पर भिन्न हो सकती है। ग्रेव्स रोगियों में रेडियो आयोडीन का एक प्रमुख संभावित दुष्प्रभाव के रूप में जीवन भर के लिए अल्पक्रियता का विकास है, जिसके लिए प्रतिदिन थायराइड हार्मोन्स के इलाज की जरूरत है। कभी कभी कुछ रोगियों को एक से अधिक रेडियोधर्मी उपचार की आवश्यकता हो सकती है। यह रोग के प्रकार, थायराइड के आकार और दी गई प्रारंभिक प्रशासित खुराक पर निर्भर है। अनेक रोगी पहले इस बात से दुखी होते हैं कि उन्हें जीवन भर थायराइड हार्मोन की गोली लेनी पड़ेगी। फिर भी थायराइड हार्मोन सुरक्षित, सस्ते और आसानी से निगल लेने वाले होते हैं और हार्मोन थायराइड के जैसे होते हैं तथा सामान्यतः थायराइड द्वारा ही बने होते हैं। आमतौर पर ये चिकित्सा बहुत अधिकांश रोगियों के लिए अत्यंत सुरक्षित और बहुत ही सहनीय है। रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के परिणामस्वरूप थायराइड ऊतक के विनाश से अक्सर कई दिनों से लेकर सप्ताहों तक की एक चलायमान अवधि आती है, जब रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के बाद अति गलग्रंथिता के लक्षण वास्तव में और बिगड़ सकते हैं। थायराइड हार्मोन युक्त थायराइड कोशिकाओं के रेडियोधर्मी आयोडीन जनित विनाश के बाद रक्त में थायराइड हार्मोन के जारी होने से आमतौर पर ऐसा होता है। कुछ रोगियों में बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपानोलोल, एटेनोलोल आदि जैसे औषधि उपचार इस अवधि में उपयोगी हो सकते हैं। अनेक रोगी शुरुआती कुछ सप्ताह को बिना किसी समस्या के बर्दाश्त करने में समर्थ होते हैं। आमतौर पर एक छोटी सी गोली के रूप में दिए जाने वाले रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के बाद अधिकांश रोगियों ने किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं किया। अगर थायराइड में हल्की सूजन विकसित हो और गर्दन या कंठ क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रही हो तो कभी कभी कुछ दिनों बाद गर्दन सुकुमारता या गले का सोज प्रकट हो जा सकता है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है और यह बुखार आदि के साथ संबंध नहीं है। रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के बाद जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन्हें कम से कम 1 सप्ताह और संभवतः अधिक समय तक के लिए स्तनपान कराना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के
कई सप्ताह बाद भी रेडियोधर्मी आयोडीन की कुछ मात्रा स्तन के दूध में पाई जा सकती है। रेडियो आयोडीन के बाद एक आम परिणाम होता है अति गलग्रंथिता अर्थात अवट अतिक्रियता से आसानी से उपचार योग्य अवट अल्पक्रियता में एक बदलाव और ये ग्रेप्स थायरोटॉक्सिकोसिस का इलाज करा रहे 78% में तथा विषाक्त बहुपर्विल गलगंड या अकेले विषैले ग्रंथि अर्बुद का इलाज करा रहे 40% होता है। रेडियो आयोडीन की बड़ी खुराक का प्रयोग उपचार विफलता की घटनाओं को कम कर देता है। इलाज के उच्च प्रतिसाद के लिए हर्जाने के रूप में फलस्वरूप अवट अल्पक्रियता की ऊंची दर अधिकांशता शामिल है, जिसका हार्मोन इलाज जीवन भर करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में थायराइड में रेडियो आयोडीन चिकित्सा से अधिक एक रूप से हाइपोइकोजेनिक संवेदनशीलता में वृद्धि देखी गई। ऐसा खचाखच भरे बड़ी कोशिकाओं के कारण होता है, जो बाद में 81% हाइपोथायराइड अवट अल्पक्रियता में बदल जाती है, जो सामान्य स्कैन प्रकट नॉर्मोइकोजेनिक वालों की तुलना में 37% अधिक होती हैं। थायराइड स्टर्म अति गलग्रंथिता के चरण लक्षणों के साथ थायराइड स्टर्म उपस्थित होता है, जिसका इलाज आक्रामकता के साथ किया जाता है। उपर्युक्त संयोजनों सहित पुनर्जीवन उपायों के साथ, जिसमें शामिल है मेथी माजोल जैसे एक थियोनामाइड के बाद प्रोपानोलोल जैसे सिराभ्यंतर बीटा ब्लॉकर्स एक आयोडीनेटेड रेडियो कंट्रास्ट एजेंट, या अगर रेडियो कंट्रास्ट एजेंट उपलब्ध नहीं हो तो आयोडीन घोल और एक सिराभ्यंतर स्टीरॉयड हाइड्रोकार्टिजोन हृदय मैम आगे बढ़ो। यहीं पर रुकेंगे, अब इससे आगे पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें हृदय वाले में कनेक्ट करेंगे जाके। चलिए हेमंत जी अब आप पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर जिसको बताएंगे वो पढ़ेंगे। चलिए हेमंत जी स्टार्ट करिए अब, ताकि कोई थके भी नहीं पढ़ते हुए। हृदय परिसंचरण से संबंधित रोग, हृदय के जन्मजात रोग, हृदयपात, अपस्फीति या उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप, रूमेटिक ज्वर। एक हृदय रोग कई स्थितियों का वर्णन करता है जो हमारे दिल को प्रभावित करती है। इसमें हृदय और परिसंचरण के सभी रोग शामिल हैं, जिनमें रक्त वाहिका रोग जैसे कोरोनरी धमनी रोग, एंजाइना, दिल का दौरा, स्ट्रोक और जन्मजात हृदय दोष शामिल है, जो एक व्यक्ति के साथ पैदा हुए हृदय दोष है। दिल की बीमारी के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो है हार्ट अटैक। यह सच है कि लोगों में दिल की बीमारियों में दिल का दौरा सबसे आम है, लेकिन यह केवल लोगों को ही नहीं हो सकता है। चिकित्सा की भाषा में हृदय रोगों को हृदय रोग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे सरल रखने के लिए हम उन्हें हृदय रोग कहना पसंद करते हैं। हृदय रोग क्यों होते हैं? एक हृदय रोग तब हो सकता है जब एथेरोमा के क्रमिक निर्माण से धमनियां संकुचित हो जाती हैं। धमनियों की दीवारों के भीतर एक वसायुक्त पदार्थ, समय के साथ धमनियां इतनी संकरी हो जाती है कि वे हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर सकती हैं। यह
एंजाइना पैदा कर सकता है जो सीने में दर्द या बेचैनी है। यदि धमनियों में एथेरोमा का एक टुकड़ा टूट जाता है तो यह रक्त के थक्के के गठन की ओर जाता है। यह रक्त का थक्का कोरोनरी धमनी को अवरुद्ध कर सकता है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति को कम कर देता है और हृदय की मांसपेशी स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसे हार्ट अटैक के रूप में जाना जाता है। यदि गठित रक्त का थक्का आपके मस्तिष्क में रक्त ले जाने वाली धमनी को अवरुद्ध कर देता है तो यह मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति को काट सकता है और इसे हार्ट स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, दाब की शिकायत है या दिल का दौरा पड़ा है। ये गरीब और अमीरों दोनों को होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। जैसे जैसे जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां कम होती जा रही है और अधिक हृदय वाहिका की बीमारियां सामने आ रही हैं। ये बीमारियां खासकर बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा होती हैं। हमको इन बीमारियों से भी जूझना पड़ेगा। रूमेटिक बुखार, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां। जराजन्य बुखारों से जोड़ों और दिल के वाल्व पर असर पड़ता है। यह गंभीर बीमारी भारत में काफी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्कूल जाने वाली उम्र में होती है और इससे हमेशा के लिए अपंगता हो जाती है। सौभाग्य से हम शुरुआती अवस्था में इसे आसान से इलाज से रोक सकते हैं। अगर रहन सहन के हालात बेहतर होंगे तो इसके मामले कम होते जाएंगे। उच्च रक्तचाप भी एक आम बीमारी है। इसके होने से ही दिल की कई एक तकलीफें हो जाती हैं। एक और समस्या है परिमंडली धमनी में अवरोध होना, जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है। बचाव उपयुक्त रास्ता है। परिसंचरण बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बहुत ज्यादा वसा, खासकर जंतुओं से मिलने वाली वसा वाला आहार खाना और साथ में शारीरिक मेहनत न करना। यह वैसे आमतौर पर शहरों की समस्या है, पर आजकल गांवों में भी कुछ परिवार ऐसा रहन सहन अपनाने लगे हैं। औरतों के मुकाबले आदमियों में ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। जहां तक जराजन्य और उच्च रक्तचाप की बीमारियों का सवाल है, इनका शुरू में पकड़ में आना और सही इलाज होना जरूरी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में हम समय से इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं और लोगों को स्वस्थ आहार और आदतों के बारे में बता सकते हैं। इस अध्याय में हम हृदय वाहिका तंत्र की कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रक्त संचरण तंत्र की जांच करना। दिल और खून की नलियों का शरीर में सब तरफ फैला हुआ बृहद जाल शरीर का रक्त संचरण तंत्र बनाता है। इन दोनों भागों की बीमारियां अलग अलग होती हैं, पर इनका आपस में संबंध भी होता है। रक्त संचरण तंत्र की जांच में यह क्रम अपनाया जाता है: नाड़ी, खून का दबाव, रक्तदाब, सिराओं और दिल की आवाज, पैरों, लीवर, तिल्ली या पेट में सूजन रक्त के बहाव के धीमे होने के सूचक हैं। इन आसान जांच से आप ज्यादातर हृदय वाहिका की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। नाड़ी। बहुत पुराने समय से ही नाड़ी की जांच शारीरिक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। आयुर्वेद के विशेषज्ञ कई एक बीमारियों के निदान के लिए नाड़ी की जांच को बहुत अधिक महत्व देते हैं। पुराने समय में सिर्फ नाड़ी की जांच के आधार पर बीमारियों का निदान कर देने का प्रचलन काफी आम था, परंतु हम नाड़ी के केवल कुछ बुनियादी नियमों के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। नाड़ी की दर, नियमितता, रिदम, आयतन और दबाव, तनाव।
कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। कलाई में स्थित रेडियल धमनी नाड़ी के इन पहलुओं की जांच के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नाड़ी की दर, नाड़ी और दिल के धड़कने की दर एक ही होती है। जब हम रेडिकल की दर नाप रहे होते हैं तो हम इसे दिल के काफी दूर नाप रहे होते हैं। यह ऐसे होती है जैसे कि दिल से कोई लहर सी उठ रही हो, दिल से बहकर आ रही खून नहीं। जिस समय नाड़ी बहुत कमजोर होती है उस समय हम इसकी दर ठीक दिल पर से ही नाप सकते हैं। वयस्कों और बड़े बच्चों में नाड़ी की सामान्य दर 60 से 80 मिनट होती है, यानी कि औसत दर 70 होती है। जन्म से पहले बच्चे की नाड़ी की दर इनसे दुगनी यानी 140 होती है। जन्म के समय ये 100 या उससे थोड़ी ज्यादा होती है। दिल के धड़कन की दर 5 से 10 साल के अंदर उतनी ही हो जाती है जितनी कि किसी वयस्क की। खिलाड़ियों का दिल ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इनकी नाड़ी की दर 60 या यहाँ तक कि 50 प्रति मिनट होती है। तेज नाड़ी, कसरत, उत्तेजना या बुखार से नाड़ी की दर तेज हो सकती है। इन सब परिस्थितियों में दिल की धड़कन इसलिए बढ़ती है क्योंकि दिल शरीर को ज्यादा खून पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। निर्जलन और संचरण शौक से भी नाड़ी तेज चलने लगती है। संचरण शौक तब लगता है जब बहुत अधिक खून या पानी निकल जाने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। एट्रोपिन की गोली से भी दिल की धड़कन की दर बढ़ जाती है। धीमी नाड़ी, कुछ बीमारियों में नाड़ी की दर अपेक्षित 70 प्रति मिनट से कम होती है। ये दिल की गंभीर गड़बड़ी की सूचक होती है। नाड़ी के आयतन से हमें पता चलता है कि दिल में कितना खून संचरण के लिए उपलब्ध है। कम खून होने से संचरण शॉक लग सकता है। बड़े आयतन की नाड़ी अनीमिया की निशानी होती है। अनीमिया की निशानी होती है। नियमितता, हमें कम से कम 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी किस्म की अनियमित धड़कन पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ दिल काफी नियमित तरह से धड़कता है। अगर दिल की धड़कन में किसी किस्म की अनियमितता हो तो यह दिल की बीमारी की निशानी है। कभी कभी यह सिर्फ बहुत ज्यादा चाय या कॉफी ले लेने से भी हो सकती है। उच्च रक्तचाप, प्रकुंचन रक्तचाप 140 से ज्यादा और अनुशीतलन रक्तचाप 90 से ज्यादा होना सामान्य नहीं है, पर एक व्यक्ति को उच्च रक्तचाप का रोगी तभी कह सकते हैं अगर उसका प्रकुंचन रक्तचाप 160 से ऊपर हो और या जब अनुशीतलन रक्तचाप 95 से ऊपर हो। सामान्य और असामान्य रक्तदाब के बीच की स्थिति होती है। अनुशीतलन उच्च रक्तचाप लंबे समय में ज्यादा नुकसानदेह होता है। दूसरी ओर प्रकुंचन उच्च रक्तचाप से दिमाग में रक्तस्राव हो सकता है। प्रकुंचन रक्तचाप अक्सर 180 तक पहुंचा होता है। कई बार यह रक्तचाप 280 तक भी पहुंच जाता है। यह मान मैनोमीटर में बनना अधिकतम मान है। यह स्थिति खतरनाक होती है और रक्तचाप तुरंत कम करना जरूरी होता है। उच्च रक्तचाप के संकेत, अक्सर यह पता ही नहीं चल पाता कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत है। यह चुपचाप मृत्यु प्रदान करने वाली बीमारी है। इसके असर काफी देर से सामने आते हैं और जब तक ये सामने आते हैं दिल, गुर्दे, दिमाग, आंख के रेटिना आदि को काफी नुकसान हो चुका होता है। दिमाग में रक्तस्राव से लकवा मार जाना, स्ट्रोक, दिल का दौरा पड़ना, गुर्दे का फेल हो जाना या देखने में समस्या इसके गंभीर असर हैं। कुछ, सब नहीं, लोगों में उच्च रक्तचाप से नीचे दिए गए लक्षणों में से कुछ दिखाई देते हैं। पहला, सिर में दर्द
दूसरा बेहोश होना, तीसरा आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या आंखों के सामने चिंगारियां सी निकलती दिखना, चौथा है धड़कन, पांचवा छाती में बेचैनी, छठवां अचानक पसीना आना, सातवां 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से उच्च रक्तचाप की जांच करें। ऊपर दिए गए कारणों से यह मंजिल देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोगों ने अभी इसकी हेडिंग क्या देखी थी। हेडिंग थी हमारी जो मेन हेडलाइन थी वो थी हृदय परिसंचरण से संबंधित रोग, हृदय के जन्मजात रोग, हृदयपात, अपस्थिति या उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप, रूमेटिक ज्वर। इसमें सबसे जो मेन चीज थी हमारी वो क्या थी कि जो हमारा हार्ट है वो किसका काम करता है, पूरे शरीर में, पूरे कंप्लीट जो हमारी होल बॉडी है इसमें ब्लड का जो सप्लाई करता है वो हार्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा नाड़ी का दर है, जो नाड़ी दाब है या नाड़ी का जो पल्स रेट है वो क्या है कि नाड़ी चेक कैसे करते हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की 3 ये उंगलियां हैं, इनसे हमारी नाड़ी चेक की जाती है। नाड़ी को चेक करने से पता क्या चलता है, हमारे हृदय की धड़कन का जो पल्स रेट है, नाड़ी दर या हृदय की धड़कन जो दोनों सेम है उनका पता चलता है। इसमें क्या है कि जब बच्चा एक जन्म से पहले बच्चे का, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन है ये आपके इम्पोर्टेंट, पल्स रेट जन्म से पहले बच्चे का 140 है, ठीक, जन्म के समय 100 है। हम सभी लोगों का जो स्वस्थ लोग है उनका कितना है, 70 है पल्स रेट। और जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जस्ट लाइक अ प्लेयर्स, तो उनका जो पल्स रेट है या हार्ट जो बीट है वो कितने बार धड़कता है या पल्स रेट कितना है उनका, नॉर्मली 50 से 60 के बीच का। तो यदि हमें अपने हार्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है, पल्स को प्रॉपर एक्टिवेशन में रखना है, तो फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। फिजिकल जो हमारा शरीर का परिश्रम है वो जरूर करें। शरीर का परिश्रम कैसे होता है, जब हमारे शरीर से स्वेटिंग हो जाती है, जब आपके शरीर से योग अभ्यास करते हुए, वॉकिंग करते हुए, जो भी शारीरिक श्रम के साथ यदि शरीर से पसीना निकल जाता है, इसका मतलब है कि शरीर का श्रम सही ढंग से किया गया, बॉडी का जो वर्कआउट है वो सही ढंग से किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, तो ये क्या है, नाड़ी का जो पल्स रेट है हमारा, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये क्या है, नॉर्मल होना चाहिए, जिसका जितना है। हम सभी लोग का, सामान्य लोगों का 70, और बहुत अच्छी एक्टिविटीज है हमारी, फिजिकल एक्टिविटीज है तो 50 to 60 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अगर तेज नाड़ी आपकी बहुत तेज चल रही है तो बीपी हाई होगा या लो होगा। अगर बहुत तेज नाड़ी चल रही है तो बीपी हाई होगा, हाई होगा, ठीक है, बीपी हाई होगा। और जब बीपी हाई होता है तो इसका मतलब क्या है, जो हार्ट है वो बहुत तेजी से ब्लड की सप्लाई शरीर के सभी अंगों में कर रहा है। इस कारण बीपी क्या है कि हमारी जो पल्स रेट है हमारा वो बढ़ गया है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी कहीं शांत बैठकर अपनी मन स्थिति को नॉर्मल करना है, पानी पीना है, ताकि थोड़ी देर में हमारा जो पल्स रेट बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, वो नॉर्मल आ जाए, ठीक। दूसरा क्या है कि जो हमारा उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप है वो कितना है, जो आइडियल हमारा बीपी हाई और बीपी लो का जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। बीपी लो वाला जो नीचे वाला प्रोसेस है उसका 80 होना चाहिए, और ऊपर वाली जो प्रोसेस है वो 120 होनी चाहिए, ठीक। ये आइडियल हमारी क्या है, बीपी का हाई और लो की फ्रीक्वेंसी है। अब बीपी का 80 से नीचे जा रहा है तो ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कर देगा। या बीपी का जो हाई वाला है वो हमारा 120 से अबव जा रहा है तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि लो होगा तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी और हाई होगा तो एनर्जी एक्सेस हो जाएगी। तो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें कैसा चाहिए बॉडी के लिए, एक बैलेंस एनर्जी चाहिए, कैसी एनर्जी चाहिए, एक बैलेंस एनर्जी चाहिए। तो बैलेंस एनर्जी के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, फिजिकल वर्कआउट भी करना है, मेंटल वर्कआउट भी करना है, और प्लस में डाइट को ठीक रखना है, ठीक। अब आते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हम लोग ने देखा कि कितना हमारा आइडियल होना चाहिए। इसके बाद आते हैं उच्च रक्तचाप अगर
हाई बीपी जिनको हो जाता है, जिस समय होता है उस समय क्या क्या चीजें सिम्टम दिखाई देते हैं बॉडी में? सिर में दर्द होना, हेडेक, बेहोश होना, हाई बीपी में मोस्टली हो जाता है ऐसा। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सामने से चिंगारियां निकलती दिखना, धड़कन का बढ़ जाना, छाती में बेचैनी होना, अचानक पसीना आना हथेलियों में, पैरों में। फिर 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से उच्च रक्तचाप की जांच करें। ठीक, ये जब लिख देते नियमित रूप से जांच करें, बीच में जरूर करवा लें। नियमित रूप से इसलिए नहीं करानी चाहिए क्योंकि बहुत सारी जांच करवाते हैं, उनके भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि उनमें रेडिएशन होते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं बॉडी पर। तो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन हर समय नहीं। तो हर समय के लिए क्या करना है, हमें अपना योग अभ्यास इतना बढ़िया रखना है कि हमारा जो बीपी हाई और लो की फ्रीक्वेंसी है वो बैलेंस में रहे, आइडियल रहे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक, चलिए अब आते हैं इलाज को देखते हैं। पढ़ेंगे हिमन? जी मैडम। इलाज के बारे में सिर्फ डॉक्टर ही फैसला कर सकते हैं। क्या इलाज होना है यह इस पर निर्भर करता है कि रक्तचाप कितना ज्यादा है, अंगों को कितना नुकसान हुआ है, उम्र कितनी है आदि। यह चिरकारी बीमारी है, इसलिए इसकी दवाइयां व इलाज भी जिंदगी भर चलते हैं। कुछ बुनियादी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। नमक कम खाएं। खाने में नमक कम या बंद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नमक से रक्त दाब बढ़ता है। रोगी को अपने खाने में बिल्कुल और नमक नहीं डालना चाहिए और असल में बेहतर तो यह है कि बिना नमक खाना खाएं। वजन कम करना। जितना ज्यादा शरीर का वजन होता है, रक्तचाप भी उतना ही ज्यादा होता है। मोटे लोगों को अपना वजन और चर्बी कम करने की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन अपनी उम्र और लिंग के लिए मानक वजन से 10% ज्यादा हो तो यह वजन ज्यादा में आएगा। ज्यादातर वजन नापने के पैमाने पर आपको वजन संबंधित चार्ट मिल जाएंगे। एक अन्य आसान फार्मूला है बॉडी मास इंडेक्स। शरीर के भार किलोग्राम में कोई लंबाई के वर्ग से भाग देने से बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर शरीर का भार 65 किलो हो और लंबाई 1 मीटर 65 सेंटीमीटर हो तो बॉडी मास इंडेक्स 23.5 होगा। यह बॉडी मास इंडेक्स सामान्य है। 20 से 25 के बीच बॉडी मास इंडेक्स सामान्य होता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर हो तो यह मोटापा है और बॉडी मास इंडेक्स 30 से 35 के बीच होने का मतलब है वजन ज्यादा होना। कसरत। हल्की कसरत जैसे चलना कई तरह से मददगार होता है। इससे शरीर की कैलोरी जलती है, मानसिक तनाव कम होता है और दिल मजबूत होता है। रक्त दाब कम करने के लिए दवाइयाँ। डॉक्टर सही दवाइयों का चुनाव करेंगे। रोगी को रोज नियमित रूप से दवाई लेने की सलाह दें। कुछ दवाइयों के कई प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि लेट से उठने में, रक्त दाब के अचानक कम हो जाने से अक्सर बेहोशी हो जाती है, चक्कर आ जाता है। रोगी को सलाह दें कि वो उठने के बाद 5 मिनट के लिए बैठे रहें और उसके बाद ही कुछ और करें। उच्च रक्तचाप दाब से गंभीर खतरे की स्थिति। अगर गंभीर उच्च रक्तदाब की स्थिति हो जिसके लक्षण ऊपर दिए गए हैं तो इसके लिए निफेडिपाइन की 5 मिलीग्राम की दवा से इलाज करें। इस दवा को पीसकर जीभ के नीचे रखें। इससे रक्तचाप काफी कम हो जाता है। यही दवा मुंह से खाने पर इसका असर धीरे होता है और इलाज के लिए रोगी को डॉक्टर को दिखाएं। निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप अंग्रेजी हाइपोटेंशन, यह दाब है जिससे
समझे, रुकेंगे एक मिनट, ऊपर वाले को देखेंगे। जो हम लोग उच्च रक्तचाप देख रहे हैं, इसको 2-3 बार शायद आपके प्लेटफॉर्म में बता चुके हैं। उच्च रक्तचाप को नॉर्मल करना हो या ठीक करना हो तो क्या करना है, किसी का अगर बीपी बहुत बढ़ जाए अचानक से तो उसे क्या देना है, ऐसा भोजन देना है जिससे उसका पेट साफ हो जाए। अगर किसी का तुरंत पेट साफ हो जाए तो बीपी एकदम नॉर्मल। ठीक, पहली चीज है, ये ऐसी प्रायोरिटी है कि बस आप इसे घर में ही कर लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज दीजिए खाने को लिक्विड वाली में, जैसे मान लो कुछ खट्टी वाली चीजें भी दे सकते हैं, या फिर पानी सही मात्रा में गुनगुना पिला दीजिए नॉर्मल सा, उसका पेट साफ हो जाए। एक दूसरा, हम लोगों के हाथ में मिडिल फिंगर है और लिटिल फिंगर है। मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों हाथों की, इसमें जो कपड़े दबाने वाली जो पिन होती है, जब गीले कपड़े डालते हैं वो पिन होती है, उसको नेल वाले पार्ट पे लगा दे। मिडिल फिंगर पे और लिटिल फिंगर पे नेल वाले पार्ट पे लगा दे। विद इन 5 मिनट में बीपी नॉर्मल हो जाए, केवल 5 मिनट। ठीक, ये इसको सब नोट कर लीजिए क्योंकि ये डेली लाइफ। मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर छोटी उंगली, छोटी उंगली सबको दिख रही, छोटी उंगली लास्ट लिटिल फिंगर। ठीक, ये हाँ बाकी, और मिडिल फिंगर जो बीच वाली। हाँ ठीक, ये क्या है, दोनों हाथ के में नेल के पास बस पिन लगा दिए। और ध्यान रखिए 5 मिनट का वेट नहीं करेंगे, अगर उसे इरिटेशन होने लगे तुरंत हटा देंगे, इसका मतलब बीपी नॉर्मल आ गया। ठीक, क्योंकि ये ऐसी चीजें हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, बस डॉक्टर क्या चल देते हैं, बस जरा सा कुछ हो भाई डॉक्टर क्या चल रहा है, ऐसा लगता है डॉक्टर क्या कोई प्रसाद मिल रहा है वो सब दे देंगे हम लोगों को। ठीक, जब भी किसी का भी बीपी हाई हो, दूसरा क्या करना है, कभी पिन ना हो और ऐसी चीजें अपने बैग में डालकर चला करो, क्योंकि कभी भी कहीं रास्ते में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ लगता भी नहीं। दूसरा क्या, कुछ भी आपको ना समझ में आए, जब कोई ऑप्शन ना हो, कोई चीज सामने ना हो, किसी भी समय बैठे और बीपी हाई हो जाए किसी का, तो पहली चीज क्या करना है, अगर बैठे हैं तो राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ दीजिए, जिसमें आप कंफर्ट फील करें। थोड़ी देर में आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। ठीक, तीसरी चीज, अब इसको भी करने में दिक्कत हो, जो कोई बड़े लोग होते हैं हो सकता है उन्हें इसमें भी दिक्कत हो, तो फिर क्या करेंगे, बीपी हाई हो तो हमेशा दाईं करवट राइट साइड लिटा दीजिए, राइट साइड ऐसे करके लेटा दीजिए। आप देखेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स के बाद बीपी डाउन होना शुरू हो जाए। पहले भी हो सकता है, नहीं तो थोड़ी देर में डाउन हो जाए। ठीक, ये तीनों चीजें किसके लिए हमने देखी, बीपी जब किसी का हाई हो तो विद इन 5 मिनट में, 20 मिनट में, जब कोई बिल्कुल कुछ ऑप्शन ना हो तो आप लिटा कर भी 20 मिनट में, ध्यान रहे हाई होने पर राइट साइड लिटाएंगे। ठीक, राइट साइड। तो ये क्या है, जैसे कभी ठंड है, कुछ बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना वो भी कर लेंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, बीपी हाई में हमें सावधानी, अटेंशन पे करना है। जब बीपी हाई, जिनको डाइट में नमक वाली जो सॉल्ट डालते हैं वो कम लेना है, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है उसको क्या करना है, कम करना। ना ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना तो नहीं चलेगा, बट कम कर सकते हैं। और जब भी हम लोग डेली डाइट लेते हैं ना, उसमें भी कोशिश करें, जब फ्रूट डाइट लें तो नमक नहीं डालें, सैलेड लेते हैं तो सॉल्ट की मात्रा थोड़ी सी डालेंगे, हल्की सी। ठीक, जो भोजन है हमारा वो नॉर्मल होना चाहिए, अधिक मात्रा में नमक उस पर नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या होगा, आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक, बोलो शिवम क्या कह रहे हैं। मैडम हम यही जानने, जो नमक कम करने के बाद फिर कितने दिनों के बाद नमक का वो खाना खाना चाहिए? नहीं, जैसे किसी का बहुत लगातार एकदम से, कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनका बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो उनको 3 दिन केवल बिना नमक का भोजन देते हैं, केवल 3 दिन। ठीक, बस। और नॉर्मली जिनका नॉर्मली दवाइयाँ चलते तो उनको क्या करना चाहिए, बिना नमक के खाना खाना चाहिए?
जिनकी दवाइयां चलती वो नमक थोड़ा सा कम कर दें और एक दिन में अपना जो बीपी चेक करते हुए देख ले, बीपी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हो तो पिन वाला प्रयोग कर ले। तो मुश्किल से 1 महीने करेंगे तो उनका बिल 1 महीने का 1 हफ्ते करेंगे तो भी नॉर्मल आ जाए। बीपी कोई नॉर्मली बीपी कितना होना चाहिए? नॉर्मली हमें तो 80 से 120 के पास ही यही आइडियल रेट है बीपी का, 80 नीचे वाला और 120 ऊपर वाला। ठीक है, तो बस इतना होना चाहिए। इसलिए हमने बोला क्योंकि ये क्या होता है, और याद रहे जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो सबसे पहले उसका बीपी चेक करेंगे। ठीक, आधी समस्याएं तो उसकी बीपी की वजह से होती है। आप उसके कहीं पेन, वो उसके बॉडी में पेन हो रहा, कहीं सिर में हो रहा, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते, पता चल रहा कि बीपी उसका डाउन है, कहीं बीपी उसका हाई है। ठीक है, 3 चीजें हमेशा देखा करिए जब भी कोई पेशेंट आए, बीपी का रेट, दूसरा हाइट और वेट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट, और तीसरे नंबर पे देखेंगे हीमोग्लोबिन। बस 3 चीजों के बाद इलाज शुरू करेंगे किसी का। अगर 3 चीजों में ही आपने बैलेंस बिठा लिया तो आपका 50% काम हो गया। ठीक है, बीपी, हाइट और हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन चेक करना है और जो वेट है वो देख लो कि इनकी हाइट से वेट कितना बढ़ा हुआ है या कितना कम है, बस इतना चेक करना। इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ठीक, तो क्या होगा, आप हर समय सक्सेस हो जाओगे। हम सब लोग करते क्या है, मेन चीजों को छोड़ देते हैं, बस उनके कहाँ घाव हो गया है, कहाँ उनको चक्कर आ रहा है, बस इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। ठीक है, कौन से क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसे नहीं देखा जाता। जब भी एक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टम होता है, जितने भी हम लोग योग में चेक करते हैं, फिर उसके बाद आप इन तीनों को बैलेंस कर लिया, आप देखो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए, तो ये हम लोगों का क्या आज हम लोग देख रहे थे कि बीपी जब हमारा हाई हो तो उसे कैसे मैनेज किया जाए। कल हम लोग पढ़ेंगे बीपी लो की फ्रीक्वेंसी को। हो सकता है कि आज बात करनी है भैया से, तो कल या नेक्स्ट क्लास में जैसा जो भी पॉसिबल होगा फिर लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और जितना हम लोग पढ़ते हैं उनको सही से रिवीजन में ले लीजिए। कोई भी चीज ऐसे मत डालिए कि आज का कल छोड़ दीजिए, कल का परसों। कम से कम जो मेन आपको डिजीज दिख रही है उनका एक हेडिंग डालकर अपने अलग से एक नोट्स बना लीजिए, उसका ट्रीटमेंट लिख लीजिए कि मैम ने क्या बताया था। तभी तो आप पढ़ रहे थे, तो इसका पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम घर में जो प्रॉब्लम्स आए उसको तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। आपसे क्वेश्चन था, क्या चीज शुरू? जैसे हमारा पेशेंट, हम लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन अलाउड किए, मतलब आयुर्वेदिक में, पर उनका कहने का रीजन ये ना, उनकी बॉडी सिर्फ इतनी वजह से रात को दुखने लगता है, मेडिसिन देने के बाद भी उनको स्टेरॉइड लेना ही पड़ता है। इस पर वो क्या बोलते हैं शिवम, अभी जब एक क्लास हो जाए तब आराम से बात करेंगे, थोड़ा डीप स्टडी है। ठीक, तब इस पर बात करेंगे। ठीक, चलो सब शांति बात के लिए बैठे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, close your eyes, then open your eyes. सबको